जब हम मध्यकालीन भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? अक्सर राजा महाराजा, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, है ना? लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये एक ऐसा दौर था जहां महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस आसमान छू रही थीं और पावर का पूरा खेल ही बदल रहा था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ साधारण सरदार इतने बड़े बड़े राजवंशों के निर्माता बन गए और इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिट नहीं पाई है। ये जो नक्शा दिख रहा है, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये उस दौर की एम्बिशंस का, इच्छाओं का एक बैटलफील्ड है। हर इलाका एक ताकतवर राजवंश की कहानी कहता है। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल। पर सवाल ये है कि ये डायनेस्टीज बनी कैसे? ये जीरो से इतने बड़े साम्राज्य तक पहुंची कैसे? देखिए, 7वीं शताब्दी तक आते आते ना पावर स्ट्रक्चर बदल रहा था। अब सिर्फ बड़े राजा ही सीन में नहीं थे, एक नई क्लास उभर रही थी। ये थे बड़े बड़े जमींदार और वॉरियर चीफ्स जो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए। और इस पूरे सिस्टम की नींव थी सामंत प्रणाली। अब जरा सोचिए, एक राजा अपने इतने बड़े साम्राज्य पर अकेले तो नजर रख नहीं सकता, तो वो क्या करता था? वो लोकल सरदारों को सामंत बना देता था। ये सामंत अपने अपने इलाके संभालते थे, बदले में राजा को तोहफे भेजते और जरूरत पड़ने पर अपनी सेना भी देते थे। तो ये शक्ति का एक बड़ा ही नाजुक सा खेल था। लेकिन तब क्या होता जब कोई सामंत अपने राजा से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए? भाई, इतिहास गवाह है कि ये बैलेंस अक्सर टूट जाता था और यही वो सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर कई सामंतों ने सीधे सिंहासन तक का सफर तय किया। ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं था। पावर हासिल करने का एक पूरा प्रोसेस था। देखिए, सबसे पहले एक सामंत धीरे धीरे अपनी दौलत और फौजी ताकत बढ़ाता। फिर वो अब खुद को महासामंत यानी महान प्रमुख डिक्लेयर कर देता और जैसे ही सही मौका मिलता वो अपने ही राजा को चुनौती देता और सत्ता पर कब्जा कर लेता। इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग। उन्होंने अपने चालुक्य राजा को तो हरा दिया, पर एक प्रॉब्लम थी। उस दौर की परंपरा के हिसाब से राजा सिर्फ क्षत्रिय ही बन सकता था और दंती दुर्ग जन्म से क्षत्रिय नहीं थे। तो उन्होंने इसका एक गजब का तोड़ निकाला। उन्होंने हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। इसका मतलब है सोने का गर्भ। ये एक तरह का सिंबॉलिक रीबर्थ था, जिसके बाद उन्हें समाज में एक क्षत्रिय के तौर पर मान्यता मिल गई। और बस इसी तरह दंतेदुर्ग ने ताकतवर राष्ट्रकूट राजवंश की नींव रखी। एलोरा की गुफाओं में ये जो शानदार नक्काशी दिख रही है ना, ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये राष्ट्रकूटों की ताकत का, उनकी आर्टिस्टिक जीनियस का सबूत है। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी पावर को पत्थर में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब इतने सारे ताकतवर राजवंश एक ही समय में उभरेंगे तो टकराव तो होगा ही। हर कोई सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे कीमती इलाकों पर अपना कंट्रोल चाहता था और इसी चाहत ने सदियों तक चलने वाले महासंघर्षों को जन्म दिया। और इन सारे संघर्षों का सेंटर पॉइंट था गंगा घाटी में बसा शहर कन्नौज। उस समय का सबसे प्रेस्टिजियस और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट शहर। 3 महाशक्तियां गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल इस एक शहर के लिए सदियों तक लड़ती रहीं। ये शायद उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी राइवलरी थी। 3 पक्षों के बीच चली इस लंबी और जबरदस्त लड़ाई को इतिहासकार त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। ये लड़ाई पीढ़ियों तक चली, जो बताता है कि कन्नौज पर कब्जा करना उस वक्त कितना ज्यादा जरूरी था। अच्छा, अब उत्तर भारत के इन संघर्षों से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं और उस दौर के सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक को और करीब से जानते हैं, चोल साम्राज्य। चोलों की कहानी किसी एपिक से कम नहीं है। विजयालय के दौर में एक छोटे से परिवार से शुरुआत हुई और फिर राजराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम के समय में उन्होंने एक विशाल समुद्री साम्राज्य बना डाला। उनकी नेवी इतनी ताकतवर थी कि उसने न सिर्फ श्रीलंका बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना दबदबा कायम कर लिया था। अगर चोल एडमिनिस्ट्रेशन की गहराई को समझना है तो बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 400 से भी ज्यादा। जी हाँ, चोल शिलालेखों में 400 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टैक्सेस का जिक्र मिलता है। ये उनके सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। कमाल है। तो इन 400 टैक्सेस का मतलब क्या था? चलिए 2 उदाहरण देखते हैं। एक था वेटी,
ये ऐसा टैक्स था जिसमें पैसे नहीं देने होते थे बल्कि जबरदस्ती मजदूरी करनी पड़ती थी। और दूसरा था कड़ुमाई, जो जमीन पर लगने वाला मेन रेवेन्यू टैक्स था। मतलब उनका रेवेन्यू सिस्टम कितना डिटेल्ड और ऑर्गेनाइज था। लेकिन चोलों को सिर्फ उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही याद नहीं किया जाता। उनकी असली विरासत, उनकी लेगेसी तो उनके शानदार मंदिरों, दुनिया भर में मशहूर उनकी कांसे की मूर्तियों और पानी को मैनेज करने की उनकी जबरदस्त तकनीक में बसती है। देखिए, चोल मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थे, वो असल में लाइफ के सेंटर थे। वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज के हब थे। मंदिर के आसपास ही बाजार लगते, त्योहार मनाए जाते और पूरी कम्युनिटी एक साथ आती थी। ये मंदिर उस राजा की शक्ति और समृद्धि का एक जीता जागता प्रतीक थे। और इन मंदिरों की जान थीं उनकी कांसे की मूर्तियां। चोल कारीगरों की बनाई ये मूर्तियां आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में गिनी जाती हैं। उनमें जो मूवमेंट है, जो एक्सप्रेशन है, जो खूबसूरती है, ऐसा लगता है मानो ये कांसे में ढली हुई कविताएं हों। चोल साम्राज्य की सफलता का एक और बड़ा राज था उनकी खेती, जो उनके एडवांस्ड इंजीनियरिंग की देन थी। उन्होंने कावेरी नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए नहरों, तालाबों और स्लूस गेट्स का ऐसा नेटवर्क बनाया जिसने पूरे डेल्टा को दक्षिण भारत का अन्न का कटोरा बना दिया। हमने अभी तक राजाओं, साम्राज्यों और उनकी बड़ी बड़ी इमारतों की बात की, लेकिन इन महलों और मंदिरों की दीवारों के बाहर आम लोगों की दुनिया कैसी थी? इतिहास की किताबों में तो अक्सर राजाओं की ही कहानियां होती हैं, पर असली भारत तो उन गांवों और खेतों में बसता था। 12वीं सदी के एक तमिल ग्रंथ का ये हिस्सा हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाता है, शानदार मंदिरों से बहुत दूर समाज के सबसे गरीब तबके की जिंदगी में। ये एक ऐसी तस्वीर है जो हमें इतिहास को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। जरा कल्पना कीजिए, फूस की बनी हुई झोपड़ियां, खेतों में पसीना बहाते मजदूर और काले लोहे के कंगन पहने छोटे छोटे बच्चे जो पिल्लों के साथ खेल रहे हैं। ये लाइन्स हमें उस दौर की डेली लाइफ की छोटी छोटी डिटेल्स बताती हैं और इतिहास को एक मानवीय चेहरा देती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम आज चोलों जैसे साम्राज्यों को याद करते हैं तो हमें उनकी जीती हुई लड़ाइयाँ ज़्यादा याद रहती हैं, या फिर उनके बनाए गए वो मंदिर, उनकी कला और उनकी इंजीनियरिंग की वो विरासत? आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी भी साम्राज्य को इतिहास में सचमुच अमर बना देती है?